Hello students, hope you all are fine. So just you have completed your chapter of derivatives, that is differentiation. Now the next chapter is application of derivatives. In this chapter we will study the uses of derivatives, that is differentiation. In our daily life differentiation is very useful. One use तो you are having in your physics. जब फिजिक्स में आप डेरिवेशंस करते हैं तो आपने देखा है कि डेरिवेटिव्स कई जगह यूज होता है. सेकेंडली हमारे पास डेरिवेटिव्स के यूज बहुत सारे हैं जो कि हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर में, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे वो है नंबर 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, नंबर 2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, थर्ड वन इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, fourth one is approximations, and the last is maxima and minima. So we will study these 5 topics in this chapter, which is application of derivatives. So let us start with our first topic, which is rate of change of quantities. Rate of change of quantities को समझने के लिए let me take some examples in front of you कि quantities से हमारा मतलब क्या है. क्वांटिटीज में आप जैसे आप अगर हम एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल में एरिया या पेरीमीटर में चेंज आएगा जैसे जैसे हम लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज करेंगे. नहीं, जैसे हम लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया या पेरीमीटर दोनों में चेंज आएगा. सिमिलरली विद ब्रेड्थ, तो लेंथ या ब्रेड्थ का चेंज आपका चेंज देगा एरिया या पेरीमीटर में. सिमिलरली अगर हम 3D की बात करें, सॉलिड्स की बात करें, तो हम स्फीयर का केस अगर लें तो एक स्फेरिकल स्फीयर का केस लेने के लिए लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ए बैलून. बैलून में जैसे जैसे हम हवा भरेंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, और रेडियस इंक्रीज होगा तो साइड बाय साइड इसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी. तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं. आर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, या वॉल्यूम चेंज होने से आर भी चेंज होगा. अगर हमें वॉल्यूम कम करना है तो हमें रेडियस को भी रिड्यूस करना पड़ेगा. सो इजंट इट. सो इस तरह से ये क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए चेंज होती हैं. एक और एग्जांपल हम इस चीज के लिए ले सकते हैं. अज्यूम कीजिए आप एक क्वाइट लेक के नजदीक खड़े हैं और आपने उसमें एक स्टोन फेंका, तो आप देखेंगे रिपल्स आने शुरू हो जाएंगे, सर्कुलर वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी. सर्कुलर वेव्स का रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एरिया भी इंक्रीज होगा. तो ये चेंज आपको बता रहा है कि रेडियस चेंज होने पर एरिया भी चेंज हो रहा है. एक दूसरी तरह का चेंज भी हम इसमें स्टडी करेंगे जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा. टाइम के रेस्पेक्ट के लिए जैसे इसी एग्जांपल में हम आगे बढ़े, एक तो हमने लिया कि रेडियस चेंज हुआ तो एरिया चेंज हुआ. दूसरा आप ले सकते हैं कि सपोज 1 मिनट के बाद रेडियस अगर उसका 3 सेंटीमीटर था तो 2 मिनट के बाद रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर. सपोज अब ये हमने टाइम के रेस्पेक्ट में रेडियस चेंज हुआ. सिमिलरली टाइम के रेस्पेक्ट में एरिया भी चेंज होगा. बट इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स लेने से पहले और आगे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, और वो है नंबर 1 व्हाट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ये आप स्टडी कर चुके हैं जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था. और दूसरा है मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए 2D और 3D फिगर्स के लिए. इन दोनों की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने ले रही हूँ टू रिकॉल यू दीज टू थिंग्स. नंबर 1 मैं लेती हूँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. व्हाट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स? ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड जो dy अपॉन dx है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x. तो दोनों में बेसिकली क्या फर्क है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज और dy अपॉन dx है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ठीक है. अब इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेती हूँ. लेट एक कार मूव कर रही है. यहाँ से कार ने मूव करना शुरू किया. सपोज वो सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर 12 बजे तक वो कार चली. 4 घंटे वो कार चली. सो अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें कि कार कितनी स्पीड से चली, तो आप क्या करेंगे? आपने 9th क्लास में ये स्टडी किया था कि कार की एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इजंट इट?
ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया था, तो ये देगा आपको एवरेज स्पीड ऑफ कार। लेकिन अगर आपने पता करना है कि सपोज एक टाइम ले लिया हमने 10 बजे कितनी स्पीड थी कार की, सो जो स्पीड आपने 10 बजे नोट की वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड कार की, और जो आपने 8 से 12 बजे तक कार की स्पीड कैलकुलेट की वो होगी एवरेज स्पीड ऑफ कार। So this is the difference between delta y upon delta x and dy upon dx. इसको और अच्छे से समझने के लिए let me draw a curve. So here I have taken one curve. ये किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है, तो ये ग्राफ मैंने ले लिया। यहाँ पर एक कोड मैंने PQ मेंशन की है। अब आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ कोड क्या होता है। स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यहाँ चेंज इन y क्या है, ये डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस जो चेंज हुआ वो डेल्टा y, और ये डेल्टा x जो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस चेंज हुआ। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x जो है दैट विल गिव अस द स्लोप ऑफ द कोड, मीन्स जिसे हम tan थीटा भी कहते हैं, मीन्स OQ अपॉन OP, किसी भी सेंस में आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ स्लोप ऑफ कोड होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। नाउ हम सपोज करें कि अब ये जो Q पॉइंट है दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स P, लाइक दिस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से पॉइंट्स पर आता हुआ ये अल्टीमेटली जो Q है वो बहुत 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 पास आ गया P के। सो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे Q P की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये डेल्टा y और डेल्टा x दोनों डिक्रीज होते जाएंगे। यहाँ देखिए डेल्टा y इतना था, यहाँ डेल्टा y इतना, तो डेल्टा x भी कम हो गया, और अल्टीमेटली जब ये Q P पर कॉन्साइड करेगा या P के बहुत नजदीक होगा तो P पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। जो ये कोड है दैट विल कन्वर्ट्स टू द टेंजेंट, एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy upon dx. This is slope of tangent. So क्या हुआ, स्लोप ऑफ कोड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x चेंजेस टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन्स कोड हमारी टेंजेंट भी चेंज हो गई। कब, जब हमारा डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच हुआ। सो अगर इन दोनों कंडीशंस को हम इकट्ठा करें तो वी विल गेट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y upon delta x becomes equal to dy upon dx. So this delta y upon dx is the average change. क्यों y एवरेज चेंज, क्योंकि ये हमने P से Q तक आने के लिए जो भी चेंजेस हुए सबका एवरेज लिया, और ये dy upon dx इज द इंस्टेंटेनियस चेंज। क्यों, क्योंकि हमने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम ये बात कर रहे हैं, जो हमने स्लोप कैलकुलेट किया है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस P पर कैलकुलेट किया है। दैट्स वाई this delta y upon delta x is the average change and dy upon dx is the instantaneous change. So this is the basic difference between the two. और इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो हम मेन इंस्टेंटेनियस चेंज पर स्टडी करेंगे, दैट इज dy upon dx के लिए स्टडी करेंगे। So next let me recall you all the formulas of 2D and 3D shapes. Here I have listed down all the formulas, so pause the video and note down and recall all the formulas. So now let us start with the problems of rate of change of quantities. The first example is find the rate of change of area of a circle with respect to its radius when r is equal to 3 centimeter. So clearly it is the instantaneous rate because we need to calculate the change in area with respect to radius when r is equal to 3. So if we consider that A is the area of circle and R is the radius of circle, you know very well that area of circle is given by pi r square. We need to calculate change in area with respect to radius. So what is the meaning of with respect to radius? It means d by dr of area. D by dr means rate of change of area
with respect to r, because आपको याद होगा जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बोलते थे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कहते थे d by dx ऑफ द फंक्शन. Similarly here the function is area, therefore change in area with respect to its radius is written as d by dr of a. So putting the value of a over here, d by dr of pi r square. Now I think no need to explain it more. You know very well that after derivative we will get 2 pi r here. Now we need to calculate it when r is equal to 3 centimeter. So simply put r is equal to 3 centimeter in the change, and this is dA by dr is equals to clearly 6 pi when we put r is equal to 3 here. Now let us come to the unit. Unit of the answer will be centimeter square per centimeter. Why this is so? Because this is change in area which is having its unit centimeter square, and with respect to r means per centimeter, which is the unit of radius. So the change with respect to radius in area is 6 pi centimeter square per centimeter. So here are two similar problems as just I have explained. In this, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 3. Determine the rate of change of volume with respect to x. It means we need to change dv by dx, isn't it? Change in volume with respect to x. But here one thing, instead radius will be taken as half of this quantity because diameter is defined as this. Okay. In the next problem, find the rate of change of curved surface area of a right circular cone of radius r and height h with respect to change in its radius. So clearly we need to calculate change in curved surface area of a right circular cone. So you should recall the formula for curved surface area of right circular cone, and that is to be calculated with respect to its radius. Means we need to calculate, if c is the curved surface area, then you will calculate dc by dr, where r is the radius and h is the height of the given cone. Now let us take second example. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 3.5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें दो चीज़ें गिवन है. एक तो ये कि जो स्पीड है, जिस स्पीड से जो वेव मूव कर रही है वो 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. अब हम देखें तो वेव किस शेप में मूव करेंगी. वेव जो शेप में मूव करेंगी वो सर्कुलर वेव्स होंगी. अब सर्कुलर वेव्स हैं तो क्या चीज, उनका रेडियस इंक्रीज होगा. फ्रॉम दिस फिगर इट इज क्लियर दैट इन द स्टार्टिंग द रेडियस वाज दिस, second time radius become this, then radius become this, means, and this change is happening at a rate of 3.5 centimeter per second, which shows that radius is increasing at a rate of 3.5 centimeter per second. So radius is increasing means change in radius, and change in radius can be written as dr by dt. Why dt? Because it is centimeter per second. से टाइम के रेस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है यहाँ पर. तो हम लिखेंगे dr by dt which is equal to 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जहाँ पर जो r है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ सर्कल को. ओके, नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें चाहिए एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर. सपोज यहाँ पर जब ये वाली हमारी वेव बनी तब रेडियस 7.5 सेंटीमीटर था. तो इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए हमें कैलकुलेट करना है एरिया कितना इंक्रीज हुआ. सो मीन्स चेंज इन एरिया, एंड दैट चेंज इन एरिया इज ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट dA by dt, and clearly
You know very well that d by dt of pi r square, which is the area of a circle. Now you know very well that if we find out derivative of it, it will be 2 pi r into dr by dt. Clearly dr by dt given to you as 3.5 centimeter. So put this value over here, so you will get 2 pi r into 3.5. Second thing, it is given that we need to calculate this change when radius is 7.5 centimeter. So change this r with 7.5 centimeter. So you are getting 2 pi into 7.5 into 3.5. Taking pi as 22 by 7 into 7.5 into 3.5. After calculation, you will get it as 165 and the unit will be centimeter square per second because the change is with respect to time. So this is the increase in area when the radius is 7.5 centimeter with respect to time. So here one thing I want to make you clear, whenever there is increase in the quantity, we'll take it positive. As here the radius is increasing, so we have taken positive here. Similarly, as our answer is positive, it means the area is increasing at a speed of centimeter square per second. If the negative sign is here in the answer, then it will show that there is decrease in the quantity with respect to the given time or the quantity. Here are two similar problems which you need to do yourself. The side of an equilateral triangle is increasing at a rate of 2 cm per second. If the side is S, then it means ds by dt is given to us, which is positive because increasing word is written here. At what rate its area increasing? It means we need to calculate change in area, as the change in side is given with respect to time. So it means we need to calculate change in area with respect to time. It means we need to calculate dA by dt when side of triangle is 20 centimeter. So ultimately we need to use the side of triangle as 20 centimeter. So here you should know what is the area of triangle for when it is equilateral. Okay. Second problem is a cylindrical tank of radius 10 centimeter is filled with wheat at a rate of 314 meter cube per hour. Here filled with wheat, it means the volume is increasing. So it means we will take dV by dt. It is 314 meter cube per hour. Meter cube shows that change in volume. So here change in volume given to you as 314 meter cube per hour when the radius is given as 10 centimeter. We need to calculate rate at which the depth of the wheat is increasing. Means clearly depth means h. So dV by dt is given to us and we need to calculate dH by dt. So here is the next problem. We are given that the volume of the spherical balloon is increasing at a rate of 3 centimeter cube per second. Means change in volume is given. So clearly dV by dt is given to you. Increasing है तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे. So इस लाइन का मतलब क्या हुआ मैथमेटिकली? dV upon dt is equal to 3 centimeter cube per second. Isn't it increasing है, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन लिया. और इंक्रीजिंग मीन्स चेंज भी है. और किस में चेंज है? वॉल्यूम में चेंज है. कितना चेंज है? 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड चेंज है. तो इसलिए हमने इसको लिया चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सेकेंड में है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. सो वो मोमेंट जिस पर हमें कैलकुलेट करना है लास्ट में वो दिया हुआ रेडियस 2 सेंटीमीटर. सो ये क्वांटिटी हम लास्ट में यूज करेंगे. कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. सो हमें यहाँ लिखना चाहिए, अगर एस हम सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करा रहे हैं तो ds अपॉन dt क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर विद यू. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इंक्रीज है इसलिए पॉजिटिव लिया.
हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, चेंज इन सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, वो हमने मैथमेटिकली लिखा ds/dt क्या है, और कब कैलकुलेट करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सो जो कि हमें लास्ट में लेना है। नाउ हाउ टू मैनेज दीज टू, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बैलून है तो स्फीयर का वॉल्यूम यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर dv/dt गिवन है, मीन्स d/dt ऑफ v, v इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे, यू आर वेरी मच परफेक्ट इन कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव। सो आपको मालूम है 4/3 पाई कांस्टेंट है, और आर क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो 3r² इंटू dr/dt होगा। कुछ बच्चे ये dr/dt लिखना भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो r का डेरिवेटिव भी होगा चेन रूल से, जो कि dr/dt होगा। सो आपने नहीं भूलना है, इसको आपने जरूर मेंशन करना है। अब आपको जो dv/dt है ये, सो dv/dt कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वैल्यू आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो 3 इज इक्वल टू, क्लियरली ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और बचेगा 4 पाई r² dr/dt। अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, अभी जो r आपको ऊपर दिया हुआ था व्हेन r इज 2 सेंटीमीटर, वो यहाँ नहीं प्लेस करना है, वो हमें लास्ट में प्लेस करना है, जब फाइनली हमें कैलकुलेशन करनी है चेंज इन सरफेस एरिया में। तो यहाँ से सिर्फ आप निकालेंगे dr/dt। सो dr/dt जो कैलकुलेट होगा वो होगा 3/4 पाई r²। Am I clear with this? So this dr/dt is with us. Now we need to calculate change in surface area. So ds/dt. Now we know that surface area using सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है स्फीयर का, इज इक्वल टू 4 पाई r², isn't it? So putting the value of s here, it is d/dt of 4 पाई r²। Okay, so कैलकुलेशन करें इसकी, डेरिवेटिव निकालें तो क्लियरली कितना होगा, 4 पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। वेरी वेल, dr/dt ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ से 3/4 पाई r², इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। सो इट इज 8 पाई r इंटू dr/dt विच इज 3/4 पाई r²। सो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे इजिली, ये कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 6/r। ओके, isn't it? So this is your ds/dt। नाउ ds/dt कहाँ कैलकुलेट करना है, एट r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो अब जो हमारा आंसर है वहां हम r को 2 पुट करेंगे, तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3। यस, थिंक अबाउट द यूनिट, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यूनिट ऑफ सरफेस एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और देखें, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ मीटर क्यूब पर आर, और यहाँ भी हमारे पास इसमें है सॉरी इट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो हमारे पास यहाँ जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट राइटिंग द यूनिट, whatsoever is in the question you have to write with the answer. This is 3 centimeter square per second. Here are two practice problems for you of the same kind as I have just explained. The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at a rate of 3 centimeter per second. So here the rate of decrease is given. So जब आप इक्वल साइड्स की बात कर रहे हैं, साइड हमने सपोज ऐसे लिया, तो ds/dt जब आप लेंगे तो यू विल राइट -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ डिक्रीजिंग वर्ड है। हाउ फास्ट इज एरिया डिक्रीजिंग, सो जो आंसर आपका आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा। यहाँ आंसर आपको पॉजिटिव में नजर आ रहा है, बट वो जो नेगेटिव आंसर आएगा दैट विल शो द डिक्रीज इन एरिया। ओके, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर ऑफ इक्वल
base. This is a very good question. So try to do it. You have to calculate dV by dt over here. In the next problem, the surface area of a spherical balloon is increasing at a rate of 2 centimeter square per second. Find the rate of change of its volume and radius is 6 centimeter. So this is just the reverse of the problem that I have just explained. उस प्रॉब्लम में आपको चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ था, चेंज इन सरफेस एरिया निकालना था. यहाँ चेंज इन सरफेस एरिया दिया है और वॉल्यूम आपको निकालना है. एक चीज और बता दूं कि जब चेंज इन सरफेस एरिया मांगे तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया चाहिए या कर्व सरफेस एरिया निकालना है. देखिए, जब आपको सरफेस एरिया वर्ड यूज किया जाए इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है. अगर वो कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा तो वहाँ कर्व सरफेस एरिया मेंशन करेगा. ओनली सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही है. I will discuss some more problems on the same topic, but before that complete all the given problems so that you can understand the topic very well. So if you face any problem, then write in comment section. Till then, bye bye.